कल तक जिस मकान में यह महिला अपने परिवार के साथ रहती थी वो मलबे का ढेर बन चुका था। रूस की तरफ से किए गए इन हवाई हमलों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी रूस की तरफ से बम बरसाने का सिलसिला नहीं थमा। शहर को हथियाने के लिए रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती दिखी। एक वीडियो में तो शहर की एक इमारत के बाहर जबरदस्त धमाका होता दिखाई दिया। जिस वक्त ये धमाका हुआ वहां 3 लोग मौजूद थे जो इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनसे थोड़ी दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। धुआं हटा तो जान बचाने के लिए एक आदमी तेजी से इमारत में घुस गया, जबकि एक दूसरा आदमी डर के मारे जमीन पर रेंगते हुए इमारत की तरफ बढ़ता नजर आया। उधर पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने डोनेस्क को अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद उसे हासिल करने की जंग तेज हो गई। मिसाइलों, बमों और रॉकेट लॉन्चरों से डोनेस्क के अलग अलग इलाकों पर लगातार हमले किए गए। बीती रात भी रूस ने वोल्नोवाखा शहर पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। सुबह होते ही हमले से हुई तबाही की निशानियां चारों तरफ बिखरी दिखी। बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो गईं। सड़क के किनारे मौजूद कई पेड़ भी धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, रूसी बमबारी में वहां के एक गिरजाघर को भी नुकसान पहुंचा। हवाई हमले के बाद वहां की सड़कों पर रूसी सैनिक टैंक के साथ गश्त करते दिखे, जबकि कुछ सैनिक मोर्चे पर डटे नजर आए। इसके साथ ही रूस ने दावा किया कि उसने डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। तो वहीं अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने चौंकाने वाली तस्वीरें जारी की और दावा किया गया कि रूस की सेना का 13 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से डॉनबास की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सैटेलाइट कंपनी की तरफ से जारी की गईं। तस्वीरों में सेना की गाड़ियों का एक लंबा काफिला साफ दिखा। इस काफिले में रूस की फौज की बख्तरबंद गाड़ियां और कई टैंक शामिल हैं। ये काफिला इतना लंबा है कि किसी एक भी तस्वीर में पूरा काफिला एक साथ नहीं दिख पाया, लेकिन कहा यह गया कि सैकड़ों गाड़ियों के इस काफिले की लंबाई 13 किलोमीटर है। तस्वीरें वेलिकी बुर्लुक नाम के शहर की बताई गई। ये शहर यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है, जो रूस के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया कि यह काफिला रूस से यूक्रेन में दाखिल हुआ और डॉनबास की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया। मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस और ताकत झोंकना चाहता है। डॉनबास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए पुतिन के पास कोई बड़ा प्लान है। पहले से पूर्व में सबसे भीषण हमले झेल रही यूक्रेन की फौज की चुनौती बढ़ने वाली है। तो शायद इस बात की खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी पहले से थी, इसलिए उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। और ये वो वक्त है जब पूर्वी यूक्रेन में कुछ निर्णायक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में वैसे भी रूस की फौज ने अपनी पूरी ताकत पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही लगाई है। इन इलाकों में रूस की फौज के हमले पिछले कुछ दिनों में कई गुना बढ़े हैं। लगातार आसमान से बरस रही मिसाइलों से लोगों को सावधान करने के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की पहले ही लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर चुके हैं। अब माना यह जा रहा है कि ज्यादा फौज को पूर्वी यूक्रेन में पहुंचाने के पीछे रूस का प्लान कहीं ज्यादा खतरनाक है। और आशंका जताई जा रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे के ऐलान की है। इसके लिए मिसाइलों और बमों से हमले तेज होंगे, जिनका मकसद पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। मतलब यह कि इस बार कब्जा होगा तो ऐसा होगा कि यूक्रेन को वापसी का कोई मौका ना मिले। लेकिन इसके पीछे केवल यूक्रेन का बंटवारा करना या पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं होगा, बल्कि पुतिन का प्लान क्राइमिया तक एक नया रास्ता बनाने का है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में है, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन की कोशिश पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करके क्राइमिया तक एक नया रूट बनाने की है, ताकि काला सागर का इस्तेमाल एक पोर्ट के तौर पर बड़े पैमाने पर किया जा सके। ऊपर से पूर्वी यूक्रेन को बाकी के यूक्रेन से काटते ही कारोबार के लिहाज से यूक्रेन पूरी तरह लाचार हो जाएगा। यानी अगर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर केमिकल हमले की खबरों में जरा सी भी सच्चाई है, तो जिसका डर था वो आखिरकार हो ही गया। मारिउपोल की अज़ोव बटालियन, जो कि यूक्रेन के नेशनल गार्ड का हिस्सा है, उसने दावा किया है कि पुतिन ने मारिउपोल को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वहां जहरीले केमिकल हथियार दागे हैं। हालांकि ये कौन सा केमिकल हथियार है ये वो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इतना खतरनाक था कि यूक्रेन के सैनिक और आम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। और वो ऐसे छटपटाने लगे जैसे बिन पानी कोई मछली। दावा है कि रूस ने मारिउपोल शहर पर ड्रोन से कोई जहरीला केमिकल बरसाया, जिससे सिर्फ यूक्रेन की सेना को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उसका मकसद यूक्रेन के आम लोगों का शिकार करना भी था। यूक्रेन की अज़ोव बटालियन का कहना है कि हमले की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ,
जिसकी आवाज सुनकर लोग देखने गए कि हुआ क्या, तो उन्हें सामने सफेद धुआं उठता नजर आया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, अचानक लोगों के शरीर में गड़बड़ी होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो उनके शरीर से जान निकल रही हो, क्योंकि वो चल फिर ही नहीं पा रहे थे। दावा है कि जिन लोगों ने रूस के केमिकल हमले के धुएं में सांस ली, उनके शरीर में जहर घुल गया। Температура сейчас вот в конце уже под утро еще посмотрим. В ушах и давление падает, походу, или поднимается. सामने आई तस्वीरों में रूस के केमिकल हमले की जद में आई एक महिला तो बिस्तर पर किसी जिंदा लाश की तरह नजर आई। Практично не міг вдохнути. वैसे एक दिन पहले ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जो दावा करती है कि रूस मारियोपोल में अपना झंडा फहराने के लिए वहां बेहद घातक फास्फोरस बम जैसे केमिकल हथियार बरसा सकता है। यही वजह रही कि जैसे ही रूस के मारियोपोल में जहरीला केमिकल हथियार चलाने की खबर सामने आई तो ब्रिटेन तिलमिला गया और इस खबर का सच पता लगाने में जुट गया। उसकी विदेश मंत्री लिज ट्रस ने तो सीधी धमकी दी कि अगर मारियोपोल में केमिकल हमले की खबर सही निकली तो पुतिन को अंजाम भुगतना होगा। वहीं अमेरिका भी खबर की पुष्टि करने में जुटा है। एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मारियोपोल में केमिकल हमले का शक जताया था। असल में रूस के मारियोपोल में केमिकल हमले की खबर को दम इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इस हमले से कुछ घंटे पहले ही पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में यूक्रेन से लड़ रहे रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने केमिकल हथियारों के इस्तेमाल को जरूरी बताया था। लेकिन सवाल यह है कि मारियोपोल शहर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है? जंग की शुरुआत से ही रूस ने मारियोपोल को गोले, मिसाइलें और रॉकेट दागकर तबाह कर दिया है। मारियोपोल इतना बर्बाद हो चुका है कि वहां कब्जा करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी रूस मारियोपोल के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। क्यों? तो इसकी वजह है मारियोपोल की खास लोकेशन। मारियोपोल दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का शहर है, जिसके दक्षिण में है क्राइमिया और पूर्व में है डॉनबास कहलाने वाले यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क के वो इलाके जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। ये दोनों इलाके रूस की सीमा से लगते हैं। अब क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन है। वहीं यूक्रेन ने जंग छिड़ने के बाद से अब तक मारियोपोल में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया। वहां युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन की सेना की भीषण जंग जारी है, जिसने पूरे मारियोपोल को खंडहर में बदल दिया। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के मिसाइल हमलों और टैंकों से बरसाए गए गोलों ने मारियोपोल की ऐसी हालत कर दी जिसे अब शहर कह पाना भी मुश्किल है। पूरे शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिस पर हमले के निशान न हो। वहां ड्रोन से ली गई तस्वीर ने इस बात की गवाही भी दी। वीडियो में मारियोपोल में रूसी बमबारी में तबाह हुए थिएटर को दिखाया गया। बमबारी में थिएटर के सामने का हिस्सा भले ही थोड़ा ठीक दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही ड्रोन छत के ऊपर पहुंचा ऐसा लगा जैसे वो कोई मलबे का ढेर हो। और सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में हालात ऐसे ही दिखाई दिए। क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के लिए बीते 1.5 महीने से भयानक युद्ध चल रहा है। वहां के मेयर ने दावा किया कि इतने दिनों से चल रही जंग में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर में नरसंहार को अंजाम दिया और इनके हमले में अब तक वहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, मारियोपोल के मेयर ने तो यहां तक कह दिया कि मरने वालों की संख्या 20,000 को भी पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना मदद लेकर आने वालों को शहर में नहीं आने दे रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे शहर के भीतर उनकी सेना के नरसंहार का सच सामने आ जाएगा। मारियोपोल के मेयर ने रूसी सेना पर सबूत मिटाने के लिए शहर में शव जलाने वाली गाड़ी के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिक मारे गए नागरिकों को उन्हीं गाड़ियों में डालकर जला रहे हैं। तो उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से ये मारियोपोल का एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में 24 फरवरी यानी जंग शुरू होने के दिन से 5 अप्रैल के बीच के वहां के हालात दिखाए गए। और इस वीडियो की शुरुआत एक बिल्डिंग पर हुए मिसाइल हमले से हुई। इसके बाद वीडियो में शहर में कहीं रूसी टैंक गरजते नजर आए तो कहीं इमारतों पर हो रहे हमलों को दिखाया गया। वहां अपनी आंखों के आगे सब कुछ तबाह होते देख रोते बिलखते लोग भी नजर आए। अस्पतालों में घायल बच्चों का इलाज होता दिखाई दिया तो कहीं किसी बच्चे की मौत पर फूट फूट कर रोते परिवार वाले दिखे। यही नहीं, वीडियो में एक जगह खोदा गया एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें लोग कई शव डालते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो के अंत में एक बच्ची दिखाई गई जो जंग के जल्द खत्म होने की प्रार्थना करती नजर आई।
वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी कर यह भरोसा जताया कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। रूस की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर 3 तरफ से धावा बोला था और पिछले 1.5 महीने से दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध जारी है। लेकिन ये पहली बार है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग पर इतना बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में पहले यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे रूसी सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। लगे हाथ उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि यूक्रेन में जल्द ही उनका सैन्य अभियान अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक रोज पहले ही उनके सबसे भरोसेमंद और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन को एक डराने वाली चेतावनी दी थी और उन्होंने यह ऐलान किया था कि जल्द ही कीव पर रूस की सेना का कब्जा होगा। यूक्रेन को धमकी देने के लिए रमजान कादिरोव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांवों को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और खून खराबा होगा। Луганск и Донецк, но полностью в первую очередь. वहीं रूस ने क्रूज मिसाइल से हमले कर यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया जिसमें रात के अंधेरे में युद्धपोत से कुछ मिसाइलें उड़ती दिखी। फिर एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान को चीरती हुई अपने टारगेट की ओर बढ़ती नजर आईं। दावा किया गया कि इन क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रूस ने यूक्रेन के किस हिस्से में यह हमला किया इसकी जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन ने अपने घर में घुसी रूस की सेना पर एक इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से हमला बोल दिया। जिस नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर निशाना साधा गया वो इस तरह की गाड़ियों पर ऊपर से सीधे मार करने की क्षमता रखती है, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठाया और यूके से मिली इस एंटी टैंक मिसाइल से दुश्मन को टारगेट पर ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी दूर खड़ी दिखी जिस पर यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद रूस की वो गाड़ी आग की लपटों से घिरी दिखी। लपटों के साथ वहां भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया और वो गाड़ी इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गई। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी फिनलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए मिसाइल सिस्टम के साथ भारी संख्या में सैनिकों को सीमा की तरफ रवाना भी कर दिया। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस फिनलैंड पर भी हमला बोल सकता है। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता दिखा। सड़क पर एक के पीछे एक कई ट्रक लाइन से जाते नजर आए। ट्रकों के इस काफिले की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। जंग की यह नौबत इसलिए आई क्योंकि रूस फिनलैंड और स्वीडन को लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होगा। और लगातार रूस फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी देता रहा कि वो किसी भी सूरत में नेटो में शामिल न हो और वो उससे फासला बना ले। लेकिन दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता लेने का अपना फैसला और पक्का कर लिया, जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो इस सैन्य संगठन की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी। जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देश पिछले कुछ महीनों में नेटो की तरफ झुकते हुए दिखे हैं और इसी सर्वे के आधार पर फिनलैंड और स्वीडन ने भी दावा कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हासिल करेंगे। जबकि रूस लगातार दोनों देशों को यह बताने की कोशिश करता रहा कि उनके इस फैसले का अंजाम बेहद खतरनाक होगा, जिसका फिनलैंड और स्वीडन को पहले ही आभास हो चुका था। लेकिन जब रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपने सैनिक भेजे तो यह बात साफ हो गई कि देर सवेर एक और जंग छिड़ सकती है, जिसे देखते हुए फिनलैंड ने करीब 2000 सर्वेलेंस ड्रोन खरीदने का फैसला लिया ताकि रूस के साथ जंग होने पर इनकी मदद से पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। यह भी तय है कि अगर जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा, जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं।
कोशिश यह है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब यह है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब है और उसकी इस तैयारी का मतलब यह है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है।